Hello guys, welcome back to the class. I am Shubham Mahajan, your GS faculty and welcome to our channel JK Frontier Academy. दोस्तों आज का टॉपिक इस क्लास से हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से हम शुरू कर लेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपको पता होगा, जब भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री की प्रेपरेशन करनी है तो हमारा क्या आता है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है वहाँ से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को हमेशा शुरू करना होता है। जो भी हमारे एंथुसियास्ट हैं, जो भी हमारे जीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ना है तो वहाँ पे जो हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस होता है, ये हमारा एक सबसे पहला सीडी होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्या होता है, हमारे जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, यहाँ पर क्या होता है, इससे हमारे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से शुरू हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जब हमारे यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो मुगल्स का डिक्लाइन है वो पूरी तरह से शुरू हो जाता है। मुगल्स का डिक्लाइन होता है और जितनी हमारी रीजनल किंगडम्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होती है। और उसके बाद फाइनली इंडिया क्या हो जाता है, कॉलोनाइज या कॉलोनियल एम्पायर हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो चलिए आज का आपका जो पहला टॉपिक है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कि ये होगा कि कैसे यूरोपियन साम्राज्य हमारे इंडिया में आया और वो फैलना शुरू हो गया। जिसमें सबसे पहला हमारा जो सीडी आएगी वो आएगी पोर्चुगीज़ इन इंडिया। अगर हमने इनको पोर्चुगीज़ को करना है, उससे पहले हमने ये क्वेश्चन करना है कि वाई दे केम टू इंडिया। ठीक है, वाई दे केम टू इंडिया। एक चीज़ याद रखना, इंडिया को चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ कभी इतना रिकग्नाइज ना करें, हमें चाहे बोला जाए कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ऐसा है वैसा है, पर हम नहीं हैं ऐसे। ठीक है, हमने इंडियंस ने हर बार प्रूव किया है कि हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता। चाहे इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर हो या मैथमेटिक्स हो, कोई भी आप चीज़ ले लो, एंशेंट इंडिया में ले लो चाहे मॉडर्न इंडिया में, आज के एरा में देख लो, इंडियंस के बिना वर्ल्ड का कोई भी काम नहीं होता है। चाहे गूगल की बात कर लो या कोई बड़ी कंपनीज देख लो, वहाँ पे सारी जगह जो है इंडियंस ही हमारे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आता है वाई दे केम टू इंडिया। ठीक है, वाई दे केम टू इंडिया। हम इंडियंस को, मतलब इंडिया में यूरोपियन एम्पायर को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको अगर हमने करना है तो मैप के थ्रू देखते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारा एंशेंट हिस्ट्री है, अगर आपने मोहनजोदारो वगैरह के बारे में पढ़ा होगा या हमारा क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको पता होगा उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आके ट्रेड करती थी। ठीक है, तो यूरोपियंस कोई ऐसे नए नहीं थे या वो पहले ऐसे पर्सन्स नहीं थे पोर्चुगीज़ के कि जो इंडिया में आके काम कर रहे थे। शुरू से, जब से दुनिया बनी है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, ये हमारे इंडिया में यहाँ से लोग जो है आके काम करते थे। ठीक है, पर आपको एक चीज़ बता दूं, ये पहले क्या करते थे, इंडिया में जो आते थे ना, ये सारा हमारा किस रूट से आते थे, थ्रू लैंड। ठीक है, ये यूरोप है इतना सा, ठीक है, ये इतना सा यूरोप है और ये हमारा इंडिया। इन्होंने जब इंडिया में आना होता था ना, ये यहाँ से पैदल चल के जो है इंडिया की तरफ आते थे। यहाँ पे किसी भी जगह वो नॉर्थ इंडिया में पहुँच जाते थे, उसके बाद इनको इंडिया की पैसेज अच्छी तरह से मिल जाती थी। ठीक है, तो ये जो भी हमारे यहाँ पे काम करते थे, चाहे स्पाइस की बात की जाए, कॉटन की बात की जाए, सिल्क की बात की जाए, ये सब कुछ लेके ये जो है यहाँ से बाय रोड ही चले जाते थे वापस यूरोप की तरफ। ठीक है, तो बात करते हैं आगे आगे, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ये वाली जो कंट्रीज़ है, ठीक है, ये वाली जो कंट्रीज़ है, इन्होंने क्या किया, इन यूरोपियन ट्रेडर्स को यहाँ पे इजी पैसेज नहीं दिया आने का। अगर आपको पता होगा, पहले जो भी इंडिया आता था यहाँ से, अगर मैंने जैसे आपको बताया, इसको क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, सिल्क रूट कहा जाता था इसको। और यहाँ से एक डिसएडवांटेज होती थी कि ये पर्सन जो है यहाँ पर कम तादाद में जो है बिज़नेस करता था। सपोज़ कीजिए वो अपने साथ यहाँ पे मैक्सिमम कितने 20 या 50 या 100 घोड़े लाद के ले जाता होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ये टर्की हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये कंट्रीज़ में जैसे जैसे जो है इस्लाम का दबदबा आना शुरू हो गया, तो इन्होंने इनको जो है एक आसान पैसेज नहीं दिया इंडिया में आने का। तो फिर उसके बाद ना पूरे यूरोप में होड़ मच गई एक सक्सेसफुल सी रूट। ठीक है, सक्सेसफुल सी रूट जो है इंडिया को खोजने का। ठीक है, सक्सेसफुल सी रूट जो है इंडिया को खोजने का जो रास्ता इनको चाहिए था, जो पानी के रास्ते हमें क्या करे, इंडिया तक पहुंचाए।
ठीक है। यहाँ से एक दो इनको एडवांटेज होनी थी, एक तो पानी के थ्रू इनको किसी ने कोई तरह का बैरियर नहीं आना था, ठीक है, कोई भी बैरियर इनको पानी के रास्ते से नहीं आना था। और यहाँ से ये क्या कर सकते थे, बल्क में रॉ मटेरियल को जो है कैरी कर सकते थे, ठीक है, बल्क में रॉ मटेरियल को जो है ये कैरी कर सकते थे। तो बड़ा ज़रूरी हो गया इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल सी रूट को खोजने के लिए। तो ये वही इंडिया को खोजने के रास्ते की होड़ थी जिसकी वजह से आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अमेरिका खोजा गया, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में क्या हुए थे, अमेरिका में पहुंच गए थे ना, पर वो भी हमें इंडिया के रास्ते को खोजने के लिए ही निकले थे। उसके बाद बात की जाए, जिस पर्सन को हमारे इंडिया के लिए सी रूट को खोजने का क्रेडिट दिया जाता है वो था पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये तो आपको सबको पता होगा ये कौन थे पर्सन, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ही वो पर्सन थे जिसने क्या किया था इंडिया की तरफ जो है सक्सेसफुल सी रूट जो है खोजा। उससे पहले अगर बात की जाए, जो कोलंबस थे वो भी यहाँ से यूरोप से निकले थे, उन्होंने इंडिया की तरफ यहाँ पर जाना था पर वो यहाँ नहीं जा पाए, वो यहाँ की तरफ डाइवर्ट हो गए जिसकी वजह से अमेरिका को जो है खोजा गया, ठीक है। तो वास्को डी गामा को पता था कि अगर मैं यहाँ की तरफ जाऊँगा, मतलब अगर मैं क्या कहते हैं वेस्ट की तरफ अगर जाऊँगा तो मैं अमेरिका पहुँच जाऊँगा। तो उनको यहाँ तक, यहाँ से जो है पोर्चुगल से निकले थे ये, ठीक है, पोर्चुगल से ये निकले और यहाँ तक के ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ तक ये पहुँचे, ठीक है। यहाँ से इनको जो है एक सक्सेसफुल एक रास्ता मिल गया क्योंकि यहाँ पे गुजराती मर्चेंट, ठीक है, गुजराती मर्चेंट जो है इब्न मजीद जिसका नाम था वो यहाँ पर आता जाता रहता था। मेडागास्कर आप कह सकते हैं जहाँ पर जो है इब्न मजीद पहले यहाँ पर रैपिडली जो है यहाँ पर आके ट्रेड करता था। तो इसने वास्को डी गामा ने क्या किया, इसके पीछे अपनी शिप लगाई और फाइनली 1498 को इंडिया के एक गांव या एक प्रांत कैलीकट में जो है, जिसका उस समय नाम क्या होता था, कोझिकोड, ठीक है, वहाँ पर जो है पहुँच गया। ये हिस्ट्री थी कैसे हमारा जो है वास्को डी गामा इंडिया की तरफ पहुँचा। ये रास्ता इसने लिया सी रूट का, केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पर अफ्रीका पहुँचा। यहाँ पर एक जो है गुजराती मस्जिद होता था जिसका नाम था इब्न मजीद और उसके पीछे पीछे इसने अपनी शिप लगाई और जो है यहाँ से ये कैलीकट पहुँच गया, ठीक है। चलिए अब जो ये हमने किया है इसको हम थोड़ा थियोरेटिकली कर लेते हैं। चलिए उसके ऊपर चलते हैं। अब चलिए इसको थियोरेटिकली देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जिसने ये कंसेप्ट लाया, ठीक है, ही वॉज द प्रिंस हैरी ऑफ पोर्चुगल। जो प्रिंस हेनरी थे पोर्चुगल के, उन्होंने जो है एनकरेज किया वहाँ के ट्रैवलर्स को कि आप जो है सी के रास्ते से जो है इंडिया की तरफ जाना शुरू कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए किस पर्सन ने जो है इंडिया के लिए सी रूट खोजने के लिए लोगों को एनकरेज किया, वो थे प्रिंस हेनरी जो पोर्चुगल के थे। इसके लिए ही इनको क्या कहा जाता था, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला, इंडिया को खोजने का रास्ता जो है उसको खोजने के लिए बाकी कंट्रीज़ की डिस्कवरी हुई। ये अमेरिका की डिस्कवरी भी जो है इंडिया को खोजने के लिए ही हुई। तो वो जो टाइम पीरियड था ना 1400s का, ठीक है, 1400s का, जिसमें हमने क्या करना था, सी रूट खोजना था इंडिया की तरफ के लिए, तो उसको क्या कहा जाता था, एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। 15वीं सेंचुरी के एंड में 1498 में, क्योंकि हमारे यहाँ पर वास्को डी गामा जो है इंडिया में पहुँच गया था और वो 15वीं सेंचुरी का एंड ही था, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ याद रखना, वास्को डी गामा के आने से पहले एक पर्सन थे बार्थोलोमियो डियाज, जो हमारे पूरे यूरोप को केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता जिसने दिया। 1488 में क्या हुआ, इसने केप ऑफ गुड होप खोज लिया। तो वास्को डी गामा को पता था, एक तो मैंने वेस्ट की तरफ नहीं जाना क्योंकि मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, दूसरा अगर मैं केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया ना, अफ्रीका तक, तो मुझे किसी ना किसी तरह इंडिया का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया के लिए सक्सेसफुल सी रूट, ये चीज़ याद रखना, रास्ता तो खोजा था उसने, पर कौन सा रास्ता खोजा था, सी रूट का। सी रूट का रास्ता खोजना ज़रूरी था क्योंकि अगर लैंड के थ्रू आते तो वही बात हो जानी थी ना, एक तो कम तादाद में सामान जो है वहाँ पे यूरोप में जाना था, दूसरा वहाँ पे रास्ते में जो सुल्तान आते थे या जो भी अगर आप कह सकते हो चोर लुटेरे जो भी थे वो क्या करते थे, इनको लूट लेते थे, ठीक है। अब बात करते हैं
किनके किस रास्ते से आए थे ये? ही केम टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जैसा मैंने आपको बताया था, कौन सा वो गुजराती मर्चेंट था जिसने इसको इंडिया का रास्ता बताया? वो था अब्दुल मजीद। ठीक है। जैसा आपको पहले बताया, यहाँ से ये निकले थे पोर्चुगल से, यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये यहाँ पर पहुँचे। ठीक है। और यहाँ से ये कैलिकट की तरफ जो है अब्दुल मजीद के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को गाड़ी नहीं, शिप को इन्होंने लगाया और ये इंडिया की तरफ पहुँच गए। चलिए अब आगे। वास्को डी गामा, कैलिकट जिसका मॉडर्न नेम क्या आता है? कोझिकोडे, जो केरला में है। 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को जो है ये यहाँ पर पहुँचे थे। और उस समय इनका वेलकम किन्होंने किया था? वहाँ के जो राजा थे कैलिकट के, जिनका नाम था जमोरिन। ठीक है। कहीं कहीं हिस्ट्री की बुक्स में इनको समुद्री राजा भी कहा जाता है, समुद्री राजा या समुथीरी राजा। कहीं पे अगर लिखा होगा समुद्री राजा या कहीं पे अगर जमोरी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। फिर उसके बाद ये जब कैलिकट पहुँचे, वहाँ से इन्होंने बिजनेस किया और अपने वहाँ से जो है शिप को लोड करके पहुँच गए यूरोप की तरफ। और उस समय जो इनकी शिप थी उसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या थी? स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, पेपर और कुछ हर्ब्स, जो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक हर्ब्स हो कह सकते हो आप, उनको लेके जो है ये साथ में गए थे। अब देखिए सी रूट का रास्ता खोजने से कितना फ़ायदा हुआ वास्को डी गामा को। ऐसा कहा जाता है उस समय वो जब यहाँ से इंडिया से अपनी शिप में सामान भर के गए थे ना, तो जितना इन्होंने यहाँ पर पैसा खर्चा था ना, उससे 60 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है हायर प्रॉफिट्स वहाँ पे क्या किए थे? पूरी तरह से अचीव किए। ठीक है। 1498 को ही ये वापस चले गए और वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इनको कितना प्रॉफिट हुआ था? 60 गुना ज़्यादा वहाँ पे उस समय प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद अब देखो ना, एक तरह का लहू लग गया या खून लग गया मुंह में, तो उन्होंने बाद में वापस आना तो था ना। 1501 में जो है ये इंडिया में वापस आए और 1503 में क्या हुआ? वास्को डी गामा ने इनकी सबसे पहली फैक्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ, एक चीज़ याद रखना, हमने 4 कंट्रीज़ करनी है। सबसे पहले पोर्चुगीज़, फिर करना है डच, फिर करना है इंग्लिश और फिर करना है फ्रेंच। ये चारों कंट्रीज़ की आपने पहली फैक्ट्रीज याद करनी ही करनी है। अगर आपसे पूछा जाए इनकी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनी थी? कैलिकट में 1503 में, और किसके द्वारा बनाई गई? वास्को डी गामा के द्वारा। फिर उसके बाद जो जमोरिन था उसके साथ इनके थोड़े रिलेशन ख़राब हुए और उसके बाद जो है इन्होंने सेकंड फैक्ट्री 1505 में कहाँ पे बनाई? कन्नौर या कन्नूर, केरला में। यहाँ से वास्को डी गामा का ख़त्म होता है और आगे जो इनके पर्सन्स आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। हु वॉज द सेकेंड पर्सन या सेकंड पोर्चुगीज टू कम टू इंडिया आफ्टर वास्को डी गामा? ही वॉज पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। 1500 में दूसरा यूरोपियन या दूसरा पोर्चुगीज नेविगेटर जो हमारे इंडिया में आता है उसका क्या नाम था? पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। ये हमारे इंडिया में आया कब आया? सितंबर 1500 में। फिर उस समय हमारे मालाबार जो कोस्ट था, अगर आपको बता दूं, ये हमारा जो है मालाबार कोस्ट है। ठीक है। ये हमारा पेनिसुलर इंडिया ना, यह साउथ इंडिया, और ये वाली जो कोस्ट है ये हमारी मालाबार कोस्ट है। और उस समय पोर्तुगीज़ जो हैं रैपिडली आना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद जो अरब के मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया? अटैक्स करना शुरू कर दिया पोर्तुगीज़ की फैक्ट्रीज़ के ऊपर, फैक्ट्रीज़ या वेयर हाउस आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद कैब्राल ने क्या किया? रिवेंज लिया। फिर उसके बाद अरब मर्चेंट्स की उन्होंने क्या की? शिप्स को सीज़ किया। फैक्ट्री इन्होंने कैलिकट में भी बनाई, पर उसके बाद जो है अटैक कर दी गई, वहाँ पे इनकी फैक्ट्री को लूट लिया गया। अरब्स ने जो है वहाँ पे अटैक किया। फिर उसके बाद कोचीन के रूलर्स या कन्नौर और कैलकटा के रूलर्स के साथ इन्होंने अपने अच्छे रिलेशन बनाए और उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है। इनका इतना ज़रूरी नहीं है, पर इनका जो आपने करना है वो क्या आएगा कि सेकंड पर्सन हु केम टू इंडिया या सेकंड पोर्चुगीज़ पर्सन हु केम टू इंडिया वॉज पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। अब इसके बाद ये बड़े ज़रूरी आएंगे। ठीक है। ये बड़े ज़रूरी आएंगे, इनके बारे में याद रखना आप। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहले वास्को डी गामा आएंगे ना। ठीक है। वास्को डी गामा के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आएंगी वो आएंगे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। एल्वेरिस कैब्राल के बारे में शायद आपकी बुक्स में नहीं हो, कहीं किसी बुक्स में मेंशन नहीं है, पर इस पर्सन के बारे में हर किसी बुक में जो है मेंशन्ड है। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर? इट वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने गवर्नरशिप का चार्ज जो है 3 सालों के लिए लिया 1505 में, और ठीक है कोचीन को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। फिर उसके बाद
ये अपने टाइम पीरियड पे जो है पोर्तुगीज़ का इन्होंने मिशन यहाँ पर इंडिया में चलाना शुरू कर दिया कि ये अपने इंडियन ओशन को पूरी तरह से क्या करना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी को भी इनिशिएट किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, तो वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ये चाहते थे कि अगर हम सी को पूरे के पूरे पोर्चुगीज एम्पायर कंट्रोल कर लेना तो हमारे इंडिया में कोई बाहर का राइवल आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये चाहते थे कि फैक्ट्रीज बनाने से ज़्यादा या लैंड्स को कैप्चर करने से ज़्यादा ना हमें क्या करना चाहिए, सी अपनी जो सी है या अपनी नेवी जो है पोर्चुगीज़ नेवी, उसको हमारे इंडिया में आके स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसकी वजह से जो अरब इन्वेजन्स इंडिया में होते हैं ना वो होना बच जाएंगे और हमारी जो कंपनीज हैं उनको लुटोने से हर तरह से जो है बचाया जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा जो लड़ाइयाँ हमारे इंडिया में लड़ी गई है, सबसे पहले आती है बैटल ऑफ चोल जो 1508 में हुई। पर यहाँ पर क्या हुआ था, पोर्चुगीज जो है हार गए थे टर्की, इजिप्ट और गुजरात के रूलर्स की कंबाइंड फ्लीट के द्वारा। दूसरी होती है बैटल ऑफ दियू जिसमें पोर्चुगीज जो है जीत जाते हैं, इजिप्ट, गुजरात और जमोरिन जो है इन तीनों को ये हरा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम पीरियड पे पोर्तुगीज शिप्स हमारे इंडिया में थी वो थी कैरेवल, कैरेक और गैलियन। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, जो शिप्स उसके टाइम पीरियड पे इंडिया में स्ट्रांग हुई पोर्तुगीज़ की। अब उसके बाद आते हैं अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या डिग्निटरी आएगी पोर्तुगीज़ हमारे इंडिया में वो आएंगे अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू, जिनका टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1515 तक का है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ, ठीक है, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, वो आएंगे अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे उन्होंने पोर्तुगीज लोगों को सिखाया कि आपको क्या करना चाहिए, सी को कैप्चर करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, उसके बाद पोर्तुगीज जो एम्पायर था उसको पूरी तरह से इंडिया में क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। 1509 में ये जो है गवर्नर बने। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो पोर्तुगीज नेवी थी उन्होंने क्या क्या किया, ईस्ट अफ्रीका, रेड सी वगैरह जो है सारा एरिया इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कार्टर सिस्टम लाया, ये बड़ा ज़रूरी है। कार्टर सिस्टम क्या होता है, एक तरह का आप कह सकते हो इनलैंड टोल टैक्स। ठीक है, एल्बर्कियो के द्वारा जो है लाया गया था। इससे क्या हुआ, इनकी इंडियन ओशियन के ऊपर जो पूरी तरह से मोनोपोली थी या मोनोपोली थी पूरी तरह से क्या होगी, स्ट्रांग होगी। कार्टर सिस्टम क्या हुआ कि बाहर की कोई भी अगर यूरोपियन कंपनी इंडिया में आएगी ना तो उनको पोर्तुगीज जो एम्पायर है उनको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन सा वो पर्सन था जिसने पोर्तुगीज सेलर्स को बोला कि आप इंडिया में आके ही शादी कीजिए जिससे पोर्तुगीज जो पॉपुलेशन है इंडिया में बढ़ेगी, वो भी अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू थे। उन्होंने पोर्तुगीज़ को बोला कि इंडिया को जो है अपना घर मानिए और इंडियन वुमेंस के साथ जो है आप शादी कीजिए, मैट्रिमोनियल अलाइंसिस कीजिए, जिससे क्या होगा, पोर्तुगीज़ पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में बढ़ना शुरू होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोवा की हिस्ट्री अगर आपको पता होगी, अगर आपने कभी पढ़ी होगी, गोवा जो है 1947 में या 54 में हमने क्या किया था, पोर्तुगीज़ से आज़ाद करवाया था। ठीक है, 1954 में गोवा इंडिया का ऑफिशियल पार्ट बना था, पर किससे हमने आज़ाद करवाया था, क्या कहते हैं, पोर्तुगीज़ से। और 1987 में गोवा क्या बन गई थी, हमारी फुल फ्लेज स्टेट बन गई थी। पर अगर आपसे पूछा जाए गोवा जीता कब गया था पोर्तुगीज़ से द्वारा, वो जीता गया था 1510 में। देखिए कितना लंबे टाइम पीरियड तक गोवा जो है पोर्तुगीज़ के पास रहा, 1510 से लेकर 1954 तक। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से राजा से वो जीता गया था गोवा, वो थे सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, और उसके बाद कैलिकट के बाद जो है गोवा को रिप्लेस किया गया था एज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज़। और किसने इसको जीता, जैसा मैंने आपको पहले बोला, ही वॉज अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। चलिए, इनका इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में, हम जो पोर्तुगीज़ रूलर जिसने या गवर्नर हमारे इंडिया में सती प्रथा को बंद किया, वो कौन थे, अल्बर्क्यू। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, भटकाल, ये जो कर्नाटका में थी, वो भी इन्होंने जीती थी, किससे जीती थी, राजा कृष्ण देव राय। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि 2019 के जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, वहाँ पर ये चीज़ पूछी गई थी, तभी मैंने यहाँ पर जो है इसको डाला हुआ है। कृष्णदेव राय से अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पोर्तुगीज़ गवर्नर था जिसने क्या किया, कर्नाटका जीता या विजयनगर किंगडम से जीता गया, तो वो कौन थे, अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। चलिए, इसके बाद आते हैं नीनो डी कूना। 1529 से लेकर 1538 तक ये जो है गोवा के गवर्नर रहे, और 1529 में जैसे मैंने आपको बताया ही बिकेम द गवर्नर ऑफ गोवा।
और जैसे ही ये गवर्नर बने तो 1530 में इन्होंने क्या किया, कोचीन को रिप्लेस करके गोवा को क्या कर दिया, पोर्तुगीज कैपिटल बना दी इंडिया में। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इनके टाइम पीरियड पे जो सुल्तान बहादुर शाह थे गुजरात के, उन्होंने क्या किया था, बसीन के जो आइलैंड्स थे वो दे दिए इनको 1534 में। क्यों? क्योंकि पोर्तुगीज ने मुगल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट जो है इसकी सुल्तान बहादुर शाह की मदद की थी। पोर्तुगीज ने क्या किया था, सुल्तान बहादुर शाह की मदद की थी हुमायूं के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, बसीन के आइलैंड जो है उनको दे दिए। ठीक है, चलिए आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया का नाम चेंज हुआ था पोर्तुगीज के टाइम पीरियड पे। उस समय नाम क्या था इंडिया का, इस्टाडो दी इंडिया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पोर्तुगीज नेम क्या था हमारे इंडिया का, वो था इस्टाडो डी इंडिया, जिसका मतलब होता है पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो किसने किया, नीनो डी कून्हा ने। ये चीज़ याद रखना, बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे आपको एक क्वेश्चन आपका मिल सकता है। अब इनके टाइम पीरियड पे एक और चीज़, 1542 में क्या हुआ, फेमस सेंट जेवियर जो है हमारे इंडिया में आए, और उस समय गवर्नर भी कौन बने, मार्टिन डी सूजा। देखो 1542 में दो चीज़ें हुई, मार्टिन डी सूजा क्या हुए, गवर्नर बने हमारे इंडिया के, पोर्तुगीज गवर्नर, और उनके टाइम पीरियड पे सेंट जेवियर हमारे इंडिया में आए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप मुझसे पूछते हो सर ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ये वही सेंट जेवियर हैं जिन्होंने हमारे इंडिया में क्या किया हुआ है, क्रिश्चियनिटी को लाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसने हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाई है, वो सेंट जेवियर आएंगे। इन्होंने हमारे इंडिया में फिर कन्वर्जन का कंसेप्ट लाया था। अब बात करते हैं उस समय कौन सी सबसे पहला ट्राइब था जिसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया गया, वो आएंगे सबसे पहले परवार और मुकवार। ठीक है, परवार्स कौन होते थे, जो फिशरमैन ट्राइब होता था कोरमंडल कोस्ट का, और मुकवार कौन थे, फिशरमैन ट्राइब ऑफ द मालाबार कोस्ट। क्रिश्चियनिटी में किन्होंने इनको तब्दील करवाया, सेंट जेवियर ने 1542 में। 1559 में पोर्तुगीज़ ने दमन और दीव पूरी तरह से जीत दिया, और सूरत जो है पर ये इंग्लिश मैन से 1612 में हार गए, जिसमें उस समय बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ स्वैली। ठीक है, चलिए। दादर और नागर हवेली भी 1954 तक क्या था, पोर्तुगीज़ के पास था। बाद में हमने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको भगा के जो है दादर और नागर हवेली अपने अंडर किया। उसके बाद डच ने क्या किया, पोर्तुगीज सेटलमेंट्स को उसके बाद 1663 में पूरी तरह से जीत लिया, जो कहाँ पर आती थी, मालाबार कोस्ट की। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस जो पोर्तुगीज एम्पायर का इंडिया में रहा। इन्होंने हमारे इंडिया में टोबैको की जो है इंट्रोडक्शन की है, पोटैटो की इंट्रोडक्शन की है, पाइनएप्पल, चिलीज, टोमेटो। वैसे तो अगर देखा जाए हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, पर हमारे इंडिया में उससे पहले भी इसकी खेती होती थी। आप कह सकते हैं इन्होंने मोनोपोली जो है वहाँ पर, या मोनोपोली क्या हुआ था यूरोपियन मार्केट में, इनकी पूरी तरह से कैप्चर कर ली। तो इन्होंने ही क्रेडिट अपने यहाँ नाम को दे दिया कि हमने ही इंडिया में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की। ठीक है, टोबैको, पोटैटो, आलू, तंबाकू, पाइनएप्पल, चिलीज, टोमेटो, और उसके साथ क्रॉप्स जैसे कैश्यू, काजू हो गए, नट्स हो गए, और उसके बाद कोकोनट्स की जो बेटर वेराइटीज़ है, वो कहते हैं कि इंडिया में लाने वाले कौन है, पोर्तुगीज़ है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ आएगी, पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारे इंडिया में किसने लाई थी, पोर्तुगीज़ ने 1556 में, और कहाँ पे लाई गई थी, ये गोवा में। ठीक है, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा उस समय जो आयुर्वेद होता था ना, जो हमारा आयुर्वेद था, इसके ऊपर साइंटिफिक वर्क करने वाले कौन थे, पोर्तुगीज़ थे। हमारी जो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स थी, इनके ऊपर साइंटिफिक वर्क कौन करने वाले कौन थे, पोर्तुगीज़ थे। फिर उसके बाद पोर्तुगीज़ का जो अराइवल हमारे इंडिया में, ये क्या माना जाता है, यूरोपियन की ऑफिशियल सी रूट के थ्रू हमारे इंडिया में एंट्री। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है पोर्तुगीज़ एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म होता है, और ये हमारा क्रोनोलॉजी आएगी, टाइमलाइन। 1498 में वास्को डी गामा हमारे इंडिया में आते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी इंडिया में पूरी तरह से रास्ता पूरे यूरोपियंस को बता देते हैं। 1503 में पहली फैक्ट्री इनकी बनती है, सेकंड फैक्ट्री 1505 में, 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनते हैं, क्या कहते हैं, गवर्नर बनते हैं। फिर उसके बाद 1510 में अल्फांसो डी अल्बर्क्यू, 1530 में, ये बड़ा ज़रूरी है, गोवा क्या बनती है, ऑफिशियल कैपिटल बनती है पोर्तुगीज़ की। चलिए 1612 में पोर्तुगीज़ जो है सूरत को हार जाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। 1663 में ये पोर्तुगीज़ पावर पूरी तरह से हमारे इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और कौन इनको ओवरटेक करते हैं, डच। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है पोर्तुगीज़ एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म होता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर
आपने कोई हमें सजेशन देनी है किसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फाइनली ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके और हमारा भी जो है रीच बढ़े। ठीक है, और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर अपडेट्स के साथ पूरी तरह से पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट यूरोपियन पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, डच होगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स ए गॉड लॉट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।